हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू एमजी प्लस। तो आज आ ही गया आपका बैच है, क्लास 12 का बैच। हैशटैग बायोलॉजी। जीत की शुरुआत है, बोर्ड का पहला दिन है आज, बोर्ड क्लास का। चलो कुछ इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, वैसे कि भाई इस बैच में क्या होने वाला है, पूरा होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा, क्या होगा, सब कुछ। देखो, पहली बात तो मैं हमेशा पॉजिटिव वे में बात करता हूँ, कभी नेगेटिव वे में जाता ही नहीं हूँ, है ना। तो बैच भी पूरा होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, सबकी बात कर लेते हैं। देखो, इन फ्यूचर के अंदर क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम करेंगे हर एक चैप्टर की डीपीपी सॉल्व, जिसमें एमसीक्यू होगा, एसेशन रीजंस होंगे, क्लियर। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब बच्चों कहाँ मिलेंगे, क्या होगा, अरे शांति सुनो। टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बाकी मेरी हर पोस्ट में आजकल दिख रहा है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, सोशल मीडिया में है। अगर सोशल मीडिया से दूर है तो व्हाट्सएप पे आप लोग होंगे तो उसके ब्रॉडकास्ट में मेरा लिंक आता है। उससे भी दूर है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से तो आप फॉलो कर सकते हैं, या हमारी लास्ट में एक पोस्ट डाल देंगे जहाँ पर आपको क्यूआर मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, बिंदास ज्वाइन होइए, वहां पर सारी पीडीएफ, क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा शीट्स, फॉर्मेट, सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह वहां मिलेंगे। अब बस ये रूटीन आ जाए एक दो दिन का और सीधा थोड़ा ये क्लास आगे बढ़ जाए, हम लोग आगे बढ़ेंगे और रेगुलर क्यूज आएंगे, सब कुछ होगा। साथ साथ बोर्ड के लिए क्या करेंगे सर? बोर्ड के लिए बेटा प्रीवाईक्यू डिस्कशन चलेगा, प्रीवाईक्यू सेशन रहेगा कि इस चैप्टर से कितने प्रीवाईक्यू आए, कौन कौन से आए और किस किस ईयर में आए, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऐसी टेंशन की बात नहीं। कैसे आंसर लिखना है वो भी बता दूंगा, क्लियर। चलो, अब 12th का सिलेबस देखते हैं। आप देखते हो सो इतना बड़ा सिलेबस, अरे नहीं नहीं, ये इतना सा ही है, इतना बड़ा नहीं है ये एक यूनिट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, बस सिंपल सा 5 यूनिट है। 11th में इससे ज्यादा पढ़ा था अपने बच्चों, 11th में इससे ज्यादा पढ़ा था। जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हो तो जानते होंगे मोहित सर को, तो मोहित सर से इससे ज्यादा पढ़ा था। 19 चैप्टर, 20 चैप्टर पढ़े थे, एक्स्ट्रा पढ़ा था हम लोगों ने। तो 19 से 20 चैप्टर हमने 11 में पढ़े, और यहाँ पर हम लोगों को कितना करना है, 5 यूनिट। अब इसमें भी देखिए कितना मजा है। पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन। पहले, इससे पहले जो बुक का सिलेबस जब चेंज नहीं हुआ तो टोटल 4 चैप्टर हुआ करते थे, और आजकल बस में 3 ही चैप्टर है। सबसे पहले प्लांट रिप्रोडक्शन, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, खत्म। इसमें जेनेटिक्स 3 चैप्टर है। ह्यूमन वेलफेयर में 2 चैप्टर, इसमें ह्यूमन डिजीज वगैरह आ जाती है। बहुत इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना। यहाँ तो सबको ही रहता है, चलो यहाँ पर भी बड़ा इंटरेस्ट रहेगा, मेंडल वाला पार्ट आएगा तो मजा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेलफेयर में हम लोगों को डिजीज देखने को मिलेगी जो हम सुनते हैं, डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस, है ना, कैंसर, है ना, ये एचआईवी, ये एड्स, ये मलेरिया, ये डेंगू, जो अपन रेगुलर सुन रहे हैं ना, डायरिया, है ना, ये सब कुछ, है ना, उल्टी, दस्त, बुखार, तुम्हें जो जो हो रहा है वो सब कुछ, वो सब कुछ इसमें आ जाएंगी। कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, उसका इलाज क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, सब कुछ। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है और इकोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर से, इकोलॉजी के 3 चैप्टर से। अब एक चीज और, मार्केट में ना ऐसी बुक आती है, देखो तुमने देखी तो होगी, है ना, मैं बता दूं नहीं तो। मैं भी कल तुम्हारे लिए अपडेटेड सिलेबस की नई बुक लेके आया, मैंने कहा चलो बच्चों को एनसीईआरटी हाईलाइट भी कराएंगे, तो एनसीईआरटी पूरी पढ़ाऊंगा मैं, है ना। एनसीईआरटी पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाऊंगा और बढ़िया तरीके से आपको एक एक लाइन का मतलब भी समझाऊंगा। अब अगर इसका सिलेबस हम लोग देखते हैं, ये रहा सिलेबस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, और ये कुछ मिला के 13 चैप्टर्स हैं टोटल। ये आपको खरीद लेनी है, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद मैं एनसीईआरटी की भी क्लासेस लगाऊंगा। तो छोटी छोटी वीडियोस आएंगे, 15-20 मिनट का वीडियो, एक एक पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, तो वो आपको देखना है, क्लियर है, डन। चलो, तो इतना सिंपल सिलेबस है कि ज्यादा कोई टफ वाली बात अपनी है नहीं, बट हमें इनको मजाक में भी लेके नहीं चलना है। बी सीरियस, क्योंकि आप लोग क्लास 12th में है और साइंस स्ट्रीम से है, तो सीरियस तो हमेशा रहना है पढ़ाई के प्रति, है ना। दूसरा, ये कहते हैं ना कि सर ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं, कर लेंगे। ये लेंगे जो वर्ड है ना, ये नहीं रखना है, कर रहे हैं और करेंगे, लेंगे नहीं, या सोच रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, करना ही है, कंफर्म है, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर आपने तो यार वो जो थंबनेल अपने देखा वो तो दूसरा नाम था चैप्टर का, आप तो पता नहीं क्या कर, अरे बेटा वो चैप्टर आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो हटा दिया गया है। मतलब मैं एक चीज बात बता दूं, जब तक हम चैप्टर को बेसिक से नहीं पढ़ेंगे हमें चैप्टर समझ में नहीं आएगा। वो है चैप्टर बेसिक, और बेसिक पढ़ाना मेरा धर्म तो है, तो मैं तो पढ़ाऊंगा, देखो थोड़ा थोड़ा, ऊपर ऊपर से। आज आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम प्लांट का रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, अभी कोई लेट नहीं हुआ है कि कोई सर में बहुत लेट हो गया क्या, नहीं नहीं, कोई लेट नहीं हुआ है। सब ऑफलाइन सेंटर्स में, ऑनलाइन सेंटर में बैच चालू होंगे कईयों में। तो आपने कोई लेट नहीं हुआ, बहुत टाइम पड़ा है, एनसीईआरटी हाईलाइट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्री वाई क्यू करेंगे, डीपीपी करेंगे और लेक्चर्स करेंगे। 80% पेपर तो ऐसे ही बैठ गया बेटा, और कुछ परसेंट मेहनत तो आप मेरे साथ करोगे सही अपनी तरफ से, ठीक है। और मैं आपके लिए लास्ट में बहुत चीजें लेके आऊंगा, बट पहले नहीं बताऊंगा लास्ट में क्या आएगा। तो बने पूरे साल रहेंगे तो मजा आएगा, है ना। और पूरे साल हमेशा मैं हर बच्चों से कहता हूँ, जैसे आपने 11th में ईसीजी पढ़ा था, ईसीजी कैसा था, ईसीजी देखा था, ईसीजी देखा था आपने, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है। तो लाइफ का ग्राफ भी बेटा यही तो है, ईसीजी क्या लाइफ का ग्राफ ही तो है। कभी आप ऊपर जाओगे आपको मजा आएगा, अरे सर रिप्रोडक्शन में तो मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं, सर मेरे जेनेटिक्स में बन गए, बट बायोटेक्नोलॉजी में मजा नहीं आ रहा सर, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा सर। जैसे हम लोग कहते हैं ना प्लांट फ्यूजन, मजा नहीं आ रहा सर, ह्यूमन फ्यूजन अच्छी थी। कोई बात नहीं बेटा, जब प्लांट फ्यूजन आएगी तो नीचे भी जाएंगे अपन थोड़ा, यानी कि हमारा इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा नीचे जाएंगे, बट नहीं छोड़ना नहीं है, वापस उठने की कोशिश करनी है और फिर से हमें अच्छा करना है, ठीक है। चलो जोश भर दिया मैंने आपके अंदर। अब बात करते हैं सर रिप्रोडक्शन है क्या। यार हम लोगों ने लास्ट क्लासों में 11th में एक लाइन पढ़ी थी, सिंपल लाइन पढ़ी थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। लाइन याद आ रही है कुछ थोड़ी थोड़ी, मैंने हर क्लास में जरूर बताई थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि सारे लिविंग जो है वो क्या है, या ऑर्गेनिज्म या तो कैसा होगा, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, किससे मिलकर बना है, सेल से, ठीक है। फिर सेल से आपने कहा सर टिश्यू बन गए, टिश्यू से ऑर्गन बन गए, सब कुछ सही है। बट आपसे मैंने सेल थ्योरी में एक बात बोली थी कि सेल आई कहां से, रूडोल्फ विर्चो ने पूछा था कि सेल कहां से आई, किसके पास जवाब नहीं था, स्लाइडन और स्वान पास कोई जवाब नहीं था। तब रूडोल्फ विर्चो ने जवाब क्या दिया था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब अब मैं बताऊंगा क्या होता है, कि ये सेल ही रिप्रोड्यूस करेगी, ये रिप्रोडक्शन का परफॉर्म करेगी, कैरेक्टर परफॉर्म करेगी, और उससे क्या होगा कि ये सेल अपनी नई जनरेशन देगी। क्या देगी, नई जनरेशन, यानी कि ओल्ड सेल ये डिवाइड करेगी और दो सेल्स बनाएगी, मियोसिस माइटोसिस पढ़ा था हम लोगों ने, हम देखा था सेल डिवाइड कर रही है। अब सेल तो हमने डिवाइड कर दी, बट ह्यूमन भी तो और होने चाहिए, है ना। और भी एनिमल्स है हमारे पास ह्यूमन के अलावा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने अंदर एक काबिलियत रखते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब क्लास 11th में भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, देखो मैं साथ साथ 11th को मर्ज करके चल रहा हूँ, मजा आएगा समझने का। हमने एक चीज पढ़ी थी लिविंग वर्ड में, क्या पढ़ा था बेटा, हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जो एनिमल होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस। मुझे बताओ आप, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। कहीं ये स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए ना तो बोल देना सर गलत है। क्यों गलत है, कोई पूछा क्यों गलत है, यार लिविंग है, लिविंग तो ग्रोथ करते हैं भाई, अगर रिप्रोड्यूस नहीं करते तो वापस तो ना पैदा हो सकता था भाई, ह्यूमन ही खत्म हो जाते टाइम पे, डियर्स नहीं होते, लॉयंस नहीं होते, जो बन चुका बन चुका, नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज, जैसे एग्जांपल म्यूल, जिसे हम खच्चर बोलते हैं, हॉर्स और डोंकी का क्रॉस है, कभी खच्चर वापस खच्चर से मीट करके नया खच्चर नहीं बनाता, यानी कि म्यूल म्यूल दोनों मीट करे और नया म्यूल नहीं बनता, उसमें पावर ही नहीं है वो। क्यों, क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं हॉर्स और डंकी से आया है, म्यूल का। अगर हॉर्स और डंकी को फिर से हम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर हमें क्या मिलेगा, म्यूल। म्यूल खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके पास रिप्रोड्यूस कोई सेल प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा, आपने सुना होगा कई लोग स्टेराइल मेल होते हैं, अनफर्टाइल कपल, जो कभी रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। अनफर्टाइल कपल का मतलब कि उनमें पावर ही नहीं रिप्रोड्यूशन करने की, ठीक है। अनफर्टाइल कपल है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, बाकी प्रोसेस हो रही है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है। स्टेराइल मेल, जिसके अंदर पावरफुल स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, या स्पर्म सही से नहीं बन पा रहा है। क्लियर है, आगे पढ़ेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन की दूसरी यूनिट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप पढ़ेंगे इन बातों को।
तो मैंने कहने का मतलब एक है कि एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखना है अपन को कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट रिप्रोड्यूस, नॉट रिप्रोड्यूस, मैंने क्रॉस लगाया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस नहीं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज, क्योंकि एग्जाम्पल क्या क्या हमारे पास, म्यूल, स्टेराइल मेल और अनफर्टाइल कपल, तीन तो याद रख लेना। चलो आगे मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन टर्म जो आपके सामने आ रही है, इसकी आपकी डेफिनेशन बुक्स में लिखी हुई है, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में थी, कई लोग वो फर्स्ट चैप्टर स्किप करते हैं तो डेफिनेशन ही भूल जाते हैं। अरे डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है विच अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग organism in existing organism is called reproduction। क्या करना है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म क्या है, जो नया बना है ना, ये कहीं ना कहीं किससे मिला है, पुरानी ऑर्गेनिज्म से। जैसे एग्जांपल डियर जो है, अगर बच्चा देता है तो अपना डियर जैसा बच्चा दे रहा है, तो न्यू ऑफस्प्रिंग किसकी तरह दिख रहा है, मदर डियर है, फादर डियर की तरह, प्रॉपर डियर दिखता है, तो वो कौन है, न्यू ऑफस्प्रिंग से नई चीज, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन। अगर हमारे ही जैसा, सम जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करना है तो इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा मैं, रिप्रोडक्शन। क्लियर, क्लियर। एक चीज और होती है, छोटा सा वर्ड है लाइफ स्पैन। क्या है, लाइफ स्पैन। ये वर्ड बड़ा थोड़ा सा ना लोगों को पता नहीं, बड़ा सिंपल चीज है, बताऊं। आज अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, यानी आज बर्थ हुआ है, ठीक है, बर्थ टू जब वो खत्म हो गया है, बट खत्म होने का क्या प्रोसीजर होता है, एक्सीडेंट भी से भी मर सकता है, डिजीज से मर सकता है। तीसरी प्रोसेस थी नेचुरल डेथ, यानी कि उसकी उम्र हो चुकी थी, अब उम्र के बाद वो डेथ हो चुकी है उसकी, कोई डिजीज नहीं, कुछ भी नहीं, तो कहीं ना कहीं जब वो नेचुरल डेथ से मरेगा, यानी कि अगर आज पैदा हुआ है और वो अपनी पूरी लाइफ जीकर नेचुरल डेथ से मरा है, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन। समझ पा रहे हो बात को। एक बंदा तो आज पैदा हुआ, थोड़े दिन बाद कैंसर होकर मर गया, या कोई डिजीज थी, या एक्सीडेंटल डेथ हो गई, वो नहीं, आज पैदा हुआ और वो कब डेथ हो रही है उसकी, उसकी डेथ हो रही है जब वो प्रॉपर अपनी एज जी चुका है और नेचुरल डेथ से वो मरा है। तो क्या होगा, उस टाइम का पीरियड जो है, बीच का जो समय अंतराल है, उसे को लाइफ स्पैन कहेंगे। जैसे एग्जांपल ह्यूमन थे तो पहले 100 साल जीते थे, है ना, अब 70-80 साल जीते हैं, ठीक है, तो वो चीज है, वो लाइफ स्पैन है, ठीक है। जब कोई डिजीज नहीं, आराम से इंसान हंसते हंसते नेचुरल डेथ हो गई उसकी, तो कहीं ना कहीं वो उसकी लाइफ स्पैन है। क्लियर। अब लाइफ स्पैन ऐसा नहीं है कि किस पे बेस हो, साइज पे बेस हो, साइज पे कभी लाइफ स्पैन बेस नहीं होता, ठीक है। अभी दूंगा मैं आपको एग्जांपल, जैसे क्रो और पैरट सेम साइज के, मैं एक तो 15 साल जीता है, एक ज्यादा जीता है क्या नहीं, ये लाइफ स्पैन है। अभी देखो मैं आपको यहाँ तक की बात वापस से रिपीट करके समझाता हूँ। देखो मैंने अभी तक कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, सेल का डिवीजन बता दिया, सेल डिवीजन भी क्या है हमारी तरफ, एक रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट रिप्रोड्यूस, और मैंने क्या बताया कि अपने ही समान एक न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप करना क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। प्रोसेस लिखी हुई है, कैसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ लाइफ स्पैन की, जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक, किस तक, नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है बीच का, वो क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन। क्लियर है, डन, यहां तक रोक दूं, चलिए। अब नेक्स्ट बात करता, मैंने कहा जैसे कि साइज पे वेरी नहीं करता, नॉट वेरी साइज, साइज पे लाइफ स्पैन वेरी नहीं करता, कि कोई ज्यादा बड़ा एनिमल है, जैसे मान लो आप तो कहते हो बहुत बड़ा एलिफेंट है, एक चींटी है, अलग अलग है, लाइफ स्पैन साइज पे वेरी थोड़ा ना करता है, लाइफ स्पैन वेरी करता है अपने रूटीन पर, रेगुलर हैबिटेट्स पर, वो अपना अपना लाइफ स्पैन है। यहाँ पर बात करें, एनसीईआरटी लाइन लिखी थी कि पैरेट जो होता है और क्रो, उनकी साइज एक जैसी है, बट क्रो तो 15 ईयर्स ही जीता है, पैरेट 140 ईयर्स जीता है, जीता नहीं था, कितने ईयर्स पैरेट जीता है, 140 ईयर्स, और क्रो कितने ईयर, ओनली 15 ईयर, ओनली 15 साल। तो साइज पे वेरी नहीं करता। एक चीज और है जो कभी नहीं मरता, अमर, क्या वर्ड लिख रहा हूं मैं, अमर है, कौन है। अब आप कहोगे नहीं नहीं, अमर तो कौन थे, देवता, जो वो
अमृत पिया था। अरे वो नहीं, बायोलॉजी में अमर कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा। कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इनकी डेथ नहीं होती, ये बार बार रिप्रोडक्शन करके अपनी साइकिल बनाते रहते, चलता जाता है, ये इनकी कोई डेथ नहीं होती। बात समझ में आ गया? तो कितने कॉन्सेप्ट सीखे अपन अभी अभी में। एक तो ये लाइन सीख गए, एक ये कॉन्सेप्ट सीखा, एक लाइफ स्पैन सीखा, एक रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन सीखी, और एक चीज सीखी कि वेरी नहीं करता साइज पर, और क्या नहीं होता, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी डेथ नहीं होती। एक चीज और बताता हूँ, हमने क्या कहा था 11th क्लास में, थोड़ा रिमाइंडर करता हूं मैं फिर से, कि ग्रोथ जो है, एक ग्रोथ वर्ड आया था, पता है? मैंने कहा था कि लिविंग की कुछ कैटेगरीज होती, वाइटल फंक्शन या इनिशियल फंक्शन बोले थे मैंने, और ये ग्रोथ एक इनिशियल फंक्शन है। आप सब जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, ठीक है? बट क्या नॉन लिविंग ग्रोथ नहीं करते? करते हैं ना। मैंने बताया था, नंबर इंक्रीज इन साइज एंड मास इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ग्रोथ। इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो नॉन लिविंग भी करता है, ये भी हमने 11 में बात करी थी। बट मैं कहता हूं कि जो स्मॉल एनिमल्स है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनी अरे यार यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह। माइक्रो है मतलब इससे दिखेंगे नहीं, है ना? तो ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर ग्रोथ, इनके अंदर ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन सेम प्रोसेस होती बेटा। अगर ये सेल है, अगर मानो एग्जांपल हम अमीबा का लेता हूं मैं, अमीबा क्या है कैसी सेल? याद करो, अमीबा का एग्जांपल याद रखो, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा है, ये क्या है? प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। कैसा होता है बेटा? यूकैरियोटिक होता है। और कैसा होगा यूकैरियोटिक के साथ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और कैसा है? प्रोटिस्टा है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये देखो इसका न्यूक्लियस है। अब ये जब डिवाइड करेगा, मैंने क्या कहा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करता है, तो देखो बेटा, ये दो भागों में दो सेल्स बना देगा, ये दो डॉटर सेल्स बन गई। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर, दो बनी तो नंबर ऑफ क्या बना? सेल बढ़ गया। एक सेल थी यूनिसेलुलर, ये एक और एक कितनी हो गई? दो। दो हो गई तो सेल का क्या हो गया? नंबर इंक्रीज। और नंबर इंक्रीज करना तो कहता था ग्रोथ। अभी बोला, एनसीईआरटी ने बोला कि नहीं बोला कि इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मास, है ना? इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो सेल नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक से दो हुई, नंबर बढ़ गया। दूसरा, मास भी बड़ा होगा ना। यहाँ पे तो एक, अगर मान लो 1 kg का है, तो इधर ये कितने कितने केजी? 1 kg के 2 kg हो गया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इतना भारी नहीं होता। बट मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक है तो इसके दो बने, तो कहीं ना कहीं वेट भी तो इंक्रीज हुआ, तो मास भी बढ़ा, सेल नंबर बढ़ा। अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे हुआ। अरे यार देखो, ये चीज डिवाइड कर रही है, और सेल डिवीजन तो किसमें आता है? रिप्रोडक्शन में आता है। सेल डिवाइड कर रही है, दो नई सेल्स बनी, ये तो एक थी, और एक दो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन गई, ये दो नई चीजें बनी इन्वायरमेंट में, तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन भी तो हुआ। तो मैंने क्या बोला कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें क्या है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम प्रोसेस होती है। चलो, कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं, सीखते कि नहीं सीखते? अब देखो, कुछ मेथड्स हैं जो आपने क्लास 10 में पढ़े थे, मोटा मोटा मैं बताता हूँ, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना। इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है। अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, सेल के ऑर्गन्स डबल होते हैं, और मेम्ब्रेन से चीज टूटती है धीरे धीरे, सूडोपोडिया की तरह। सूडोपोडिया तो इनके फूड के लिए होता है। धीरे धीरे क्या होता है? मेम्ब्रेन पास आती है, न्यूक्लियस टूटता है, और सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है। बेसिक बात है, क्लास 10 में पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है? फिर इसके बाद मल्टीपल फ्यूजन आता है, जो प्लाज्मोडियम में होता है, जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस सेल्स बनती है, और प्लाज्मोडियम के लेयर को तोड़ती है, और बाहर आ जाता है। प्लाज्मोडियम किसका है? आपने प्लाज्मोडियम नाम सुना है? आप सुनेंगे यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, प्लाज्मोडियम। एक फीमेल एनाफेलिस मच्छर होता है, तो सुना होगा सबने, फीमेल एनाफेलिस मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है। उस मॉस्किटो के लार के अंदर, यानी सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम होते हैं, जो क्या कोज करते हैं? मलेरिया कोज करते हैं। अभी आएगा, आगे देखते हैं। इसके बाद बाइनरी फ्यूजन हो गया। इसके बाद बडिंग आ जाती है। बडिंग बेटा हाइड्रा के अंदर होती है, बाइड यीस्ट में होती है ना? क्लियर? इसके बाद बडिंग के बाद क्या जाता है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है बेटा? फंगस में होता है। हमने सुना था हाइफे, माइसीलियम,
याद करो, लॉन्गिट्यूडनल हो गए तो फ्रूटेन बॉडी बनी, और फ्रूटेन बॉडी क्या करेगी, ऊपर एक कवरिंग बना के सीड्स बना देगी अंदर, और स्पोर्स बना देगी। सीडी क्या एक तरीके की स्पोर है, और वो फटेगा तो बाहर स्पोर रिलीज हो जाएंगे, है ना। हमने पढ़ा था माइसीलियम्स, है ना, याद करो भाई, सेम चीज। माइसीलियम्स में ब्रांच आई तो हाइफे, हाइफे में लॉन्गिट्यूडनल खड़े हुए तो फ्रूटेन बॉडी। चलो ये चीजें बेसिक चीजें थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्रिगमेंटेशन और रीजनरेशन की। फ्रिगमेंटेशन क्या है कि एक बॉडी का पार्ट दो भागों में टूट जाए, जैसे ये फ्रिगमेंटेशन क्या होता है, जैसे मार्कर है, ये टूटा, दो भागों में टूट गया, ठीक है, तो फ्रिगमेंट बन गया। अब ये दोनों भाग लिविंग नेचर में, इन्वायरमेंट में लिविंग नेचर शो करेंगे, ठीक है, ये हो गया फ्रिगमेंटेशन। बट रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन एक चीज होती है जहां पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज रीजनरेट हो रही है, जैसे बॉडी का कोई पार्ट रीजनरेट हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, लिजार्ड, छिपकली, छिपकली की आप पूंछ काट दो, क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वापस आ जाएगी। मगर छिपकली को बीच में से काट दो तो छिपकली की मर जाएगी, खत्म हो जाएगा किस्सा। अगर कोई छिपकली में बीच में से काट दूं तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, मगर उसकी पूंछ काटूंगा तो वापस आएगी, है ना। स्टार फिश होती है, ऐसी स्टार फिश होती है पूरी हाथ जैसी, उसका आर्मपिट होता है, अगर आर्मपिट काट दूं तो क्या होगा, अगर मैं उसका आर्मपिट काट दिया, आर्मपिट वापस आएगा। स्टार फिश को यहां से काटोगे तो नहीं आएगी, सिर्फ आर्मपिट काम आएगा, है ना। तो ये एग्जांपल्स है। जबकि आपने देखा फ्रिगमेंटेशन में क्या हो रहा था कि बॉडी टूट रही है और दो भागों में बट के लिविंग नेचर हो रहा है, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, कहीं से भी कट जाएगी, कहीं से भी कट जाएगी, तो क्या है, फ्रिगमेंटेशन। रीजनरेशन क्या है, बॉडी का कोई पार्ट रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे कई लोग कहते हैं छिपकली पूंछ काट दी वापस आ गई, है ना, आर्म पीट काट दिया तो, है ना, क्लियर। इसके बाद एक और एग्जांपल है प्लेनेरिया। बेटा प्लेनेरिया, आप कहते हो कि प्लेनेरिया सर, प्लेनेरिया तो ऐसा होता है, आपने देखा सर, ये ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, और इसकी तो बॉडी कहीं से भी काटो, अरे बेटा उसकी पूरी बॉडी में रीजनरेशन सेल्स है, रीजनरेशन पावर है, इसलिए पूरी बॉडी कहीं से भी कर सकती है। छिपकली की सिर्फ पूंछ में रीजनरेशन पावर है, स्टारफिश के आर्मपिट में ओनली फॉर रीजनरेशन पावर है, और प्लेनेरिया की पूरी बॉडी रीजनरेट करती है। जब पूरी बॉडी रीजनरेट करती है तो उसको क्या इशू आ रहा है, कहीं से भी काटो फिर से बन जाएगा, समझ में आ गई, ये बात है। तो आज के लिए बस इतना ही रहता है ना। अपन नेक्स्ट लेक्चर लेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन का, और वो ढंग से करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आज बेसिक बेसिक इसकी मोटी मोटी बात करी। एक बार छोटी समरी से और बात करूं तो सिलेबस में कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, ठीक है। कुल 13 चैप्टर्स हैं। वेटेज के साथ सब कुछ बताऊंगा, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो परफेक्ट वेटेज वगैरह सब कुछ बताऊंगा, एमसीक्यू भी करवाऊंगा साथ साथ, ठीक है। बात करते हैं, पहली बात, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, और सेल का आपने पढ़ा था कि सेल थ्योरी में रुडोल्फ विर्चो ने बोला था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल के डिवीजन से ही नई सेल बनी है, तो यही तो है। चलो प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन की बात करो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या चीज है, नई ऑफस्प्रिंग्स का डेवलपमेंट करना, है ना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं बेटा, जहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, न्यू ऑफस्प्रिंग का, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म का आप जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। खत्म। चलिए इसके बाद बात करता हूं मैं, अच्छा एक चीज तो रही गई, बताता हूँ, देखो वो भी बात है, ठीक है, वही बताते हैं अभी। लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन क्या है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे मैं बोलता हूँ लाइफ स्पैन। और लाइफ स्पैन के बाद आती है लाइफ स्पैन नॉट वेरी इन साइज, साइज को वेरी नहीं करता, साइज के ऊपर उसका कोई लेना देना नहीं। क्यों, एग्जाम्पल है आपके पास, सर पैरेट और क्रो दोनों सेम साइज के होते हैं, है ना, दोनों पंछी है, उड़ते हैं, मगर दोनों का लाइफ स्पैन अलग अलग है। सर क्रो तो 15 साल ही जीता है, और 140 साल कौन जीता है, तोता, है ना, पैरेट। चलो अमर कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक स्टेटमेंट और है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम प्रोसेस होगी, उनमें क्या होगी, सेम प्रोसेस। ग्रोथ की डेफिनेशन, इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मास। एग्जांपल आपके सामने अमीबा जो कि यूकेरियोट और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और वो दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट चरण पे। नेक्स्ट टर्म बड़ी अच्छी है, चलो नेक्स्ट टर्म में मजा आएगा। अब चीज आएगी आपके सामने कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन गाना तो सर वो अच्छे से गा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये रिप्रोडक्शन टाइप वाइप भी तो होते होंगे, ऐसे हो जाता है क्या, सबका अलग अलग होता होगा। हाँ देखो कई चीजें होती है, जब रिप्रोडक्शन आप देखोगे तो रिप्रोडक्शन में मैं बात करता हूँ कि कई बार ये सीजनेबल भी होता है, और कई बार पूरे ईयर होता है। सीजनेबल कैसे होता है, जैसे डॉग्स वगैरह आपने देखे होंगे, तो ज्यादातर डॉग्स के जो पिल्ले पपीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं, वो सर्दियों में बारिश के मौसम में ज्यादा देखने को मिलते हैं,
ठीक है, नेचुरल गर्मी वर्मी में नहीं दिखते। ह्यूमन जो है वो 12 महीने ही, है ना, कभी भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो कुछ सीजनेबल रिप्रोडक्शन होते हैं, कुछ क्या होते हैं नॉन सीजनेबल। चलो अभी बात करते हैं टाइप्स की। पहले तो दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन मेरे सामने आता है, एक बार देख लेते हैं। कैमरा सही चल रहा है? ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो बोल देनी चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सर ये क्या है, पढ़ा तो है हमने, है ना, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर था क्लास 10th में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। अरे इतना इतना पता है सर कि यहाँ पर जो है वो सिंगल पेरेंट होते हैं। किसकी तरह? आप लोगों की तरह है, सिंगल सिंगल पेरेंट। यहाँ होता है बाई पेरेंट, बाई पेरेंट, सिंगल पेरेंट और यहाँ पर बाई पेरेंट। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं इस तरीके से ना लिखकर एक रिप्रेजेंटेशन करता हूं, ये एरो प्लस ये एरो, इससे ऑस्प्रिंग बनेगा। ठीक है, जो भी न्यू बनेगा। ठीक है, अगर वो मेल बने या वो क्या बने, फीमेल। यहां पर ओनली सिंगल ही पार्टिसिपेट करेगा, या तो मेल करेगा या फीमेल करेगा। है या मेल फीमेल रहे, सिंगल पेरेंट है कोई भी कर देगा। सिंगल पेरेंट में तो ना आता है मेल फीमेल। तो इस तरीके से क्या होगा, सिंगल पेरेंट। क्लियर? यहाँ बाई पेरेंट होता है। चलो इसके बाद बात करते हैं अपन। अब इसके बाद तो आप अटक जाते हो सर, अब इसके अलावा भी कुछ है क्या? अरे बहुत कुछ है बेटा। आप देख तू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट नहीं, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, और ये कैसी प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस। आप देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो एसेक्सुअल मेथड का यूज करते हैं, और कितना जल्दी वो ग्रोथ कर जाते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया आप देखो, आपके अगर मान लो गले के अंदर, अगर मान लो कभी रात को आप गए बाइक पे घूमते हुए और ठंडी आइसक्रीम खा ली और बाइक चला रहे ठंड के अंदर, और आपकी हवा जा रही है, मास्क वास्क कुछ नहीं लगा रखा, मफलर वफलर नहीं लगा रखा, आप देखो गले के अंदर सुबह तक तो आपको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना। वो क्यों हो गया? क्योंकि बहुत जल्दी ग्रोथ करी अंदर जाके। जबकि ह्यूमन के अंदर आप देखेंगे 9 महीने लग जाते हैं एक बच्चे को डेवलप होने में, सिंगल, है ना। और यहाँ मल्टी जो होते हैं उनको बहुत जल्दी लगती है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट प्रोसेस जबकि ये स्लो प्रोसेस। यहाँ पर ऑस्प्रिंग्स का नंबर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑस्प्रिंग्स के नंबर, यानी कि जो बच्चा हो रहा है, जो नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उसके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? नंबर इंक्रीज होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि यहाँ पर बहुत कम होते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करूं, एक या दो बच्चा हो जाता है एक बार में। ठीक है, और भी कई सारे एनिमल्स हैं तो उनमें भी होता है, और टाइम पीरियड बहुत ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कम होते हैं। ठीक है, लेस होते हैं, यहाँ पे मोर होते हैं। चलो और सर और क्या बता सकते हैं? और बताते हैं चलो आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सिंगल पेरेंट है, जैसे कि माना कि कोई बैक्टीरिया है, अब ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है, इसका डिवीजन हुआ, ये लो, लो 4 बनाओ 5 बनाओ जितने बना रहे हो, तो रॉड शेप का ही बन रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा, यानी वेरिएशन। क्या नहीं है? वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन का मतलब कुछ नया बदलाव आना चाहिए। वो बदलाव क्यों देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? क्योंकि हम बाई पेरेंट है, और आप देखेंगे बाई पेरेंट मतलब एक पेरेंट तो कहीं और का होगा, एक पेरेंट कुछ और होगा। इसके जेनेटिकल टर्म्स एंड कंडीशन अलग होगी, इसके डीएनए जेनेटिक्स का टर्म एंड कंडीशन अलग होगी। दोनों मिलते हैं, अलग दिखता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, याद है आपको? नहीं दिखा तो मैं आपको दिखा, ऑनलाइन में दिखाऊं। देखो हमारी एक स्टोरी थी, एक हमारे पास रमेश जी थे, बहुत शानदार इंसान था यार, है ना। बट इनकी एक ही समस्या थी। इनकी समस्या क्या थी? इनकी शादी नहीं हो रही थी यार, इनकी शादी नहीं हो रही थी। रमेश जी की क्या नहीं हो रही थी? शादी। अब रमेश जी का दोस्त था, दोस्त बड़ा हरामी था। ठीक है, इनके दोस्त ने क्या कहा कि भाई चलो मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ, ये करवा दो। अरे यार क्या बात कर दी, मेरा कॉन्टेक्ट बहुत ऊंचा था, पुष्पा राज मेरा फोन उठाता है, चलो यार ठीक है शादी की बात अभी करवाते हैं। इन्होंने कहा ठीक है चलो शादी करवा दो। तो इन्होंने शादी कैसे करवाई? एक नाइजेरियन, है ना, एक नाइजेरियन लड़की लाई, और ये नाइजेरियन लड़की से रमेश जी की शादी कराई। तो रमेश जी तो पहले तो देख के डर गए, अरे यार ये क्या है। ठीक है, है ना, देख के डर गए, ये क्या चीज है भाई साहब, ये तो कुछ गजब भी है ना, है ना। तो वो देख के डर गए इसको।
अरे नहीं नहीं, अपने तो अपनी बात है, कर लो शादी। तो अम्मे जी ने भी एक बार सोचा कि अंधे मामा से काना मामा अच्छा। अंधे से मतलब एक दोनों आंखें नहीं है, काना मतलब एक आंख है, तो अंधे से तो काना अच्छा होता है। तो नहीं हो रही तो इससे अच्छा तो जो मिल रहा है ले लो। तो इन्होंने कर ली शादी। कुछ टाइम बाद है ना, प्रसाद स्वरूप क्या मिले, बच्चे। तो बच्चे कैसे हुए पता है, बच्चे हुए आधे नाइजेरियन आधे इंडियन। तो क्या हुआ, आपको मजाक लग रहा होगा बट एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ वेरिएशन देखने को मिला। कुछ बदलाव, अगर रमेश जी इंडियन से करते तो कुछ थोड़ा इंडियन जैसा दिखता, बट ये बच्चा जो आएगा ये कुछ नया ही दिखेगा, चितकबरा सा, है कि नहीं। तो नया बच्चा, डेवलपमेंट में क्या हुआ कि वेरिएशन आ गया, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग जनरेशन, सॉरी दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वेरिएशन यानी बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि एसेक्सुअल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। डन, यहाँ तक की बात समझ में आई। ये तो मैं आज ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, ये एसेक्सुअल और एसेक्सुअल सब डिटेल में लिखाऊंगा अभी मैं। नोट्स अभी नहीं बनाने, अपन आराम से करेंगे। आज तो एक बेसिक नॉर्मल क्लास ली है मैंने आपकी, ठीक है। अभी तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब कराऊंगा, बट आज के लिए इतना ही है ना। आज ज्यादा अपन लोड नहीं दे, पहला दिन है, ठीक है। अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। देखो बच्चों, ये आपके ऊपर, ये फ्री ऑफ बैच है, कोई पैसा नहीं लग रहा, सब कुछ फ्री मटेरियल है, ठीक है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रमेश जी की शादी वादी की बात आगे बढ़ाइए, ठीक है। भाभी जी का नाम क्या रखें, तो ललिता रख देते हैं, ललिता जी। हाँ जी लगा दीजिए, आजकल बड़ा दिक्कत है, ड्रम ड्रम में दिक्कत हो जाती है। ड्रम तो नहीं खरीद रखा तुमने, हाँ ध्यान रखना थोड़ा। तो ये है, ठीक है, क्लियर। वो अब इंडियन क्यों, अरे यार वहां से आई तो नाम तो इंडियन हो गया ना, पासपोर्ट पे ना वहां से लाई नाइजीरिया से, अब इंडियन बना दी हमने, अब तो भौजी है ये, ठीक है। तो डन, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कब आएगा, जल्दी आ जाएगा, ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप का भी एक स्कैनर दे देंगे और टेलीग्राम का स्कैनर भी दे देंगे। और नहीं आता तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज फॉलो फॉर कीजिए। और सारी डिटेल वहीं आती है कब क्लास कौन सी आई, ठीक है। चैप्टर वाइज होगा। एनसीईआरटी खरीद लीजिए, एक नोट्स के लिए पर्सनल नोटबुक बना लीजिए, नोट्स लिखेंगे, एनसीईआरटी हाईलाइट करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, मोर एक्स्ट्रा बोर्ड लेवल एंड ऑब्जेक्टिव जो कि नीट वगैरह में पूछ सकते हैं उसका करेंगे। बट पहले मेरे लिए बोर्ड है, बोर्ड में अच्छे परसेंटेज आए, उसके बाद विद इन 1-2 मंथ जो पीछे बचेंगे वहां पर हम डिटेल में अपन कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।